हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी बॉडी के उस अंग की, उस ऑर्गन की जिसमें जाकर के कुछ समय तक के लिए हमारा खाना रुकता है। वहां पर हमारे भोजन का, हमारे खाने का पाचन होता है, डाइजेशन होता है, देन वो आगे बढ़ता है एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी कि अवशोषण के लिए। वो अंग है हमारे शरीर का अमाशय, जिसको हम स्टमक कहते हैं। इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती है, उन कोशिकाओं का काम क्या होता है, स्टमक का क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें अमाशय की, स्टमक की। ह्यूमन बॉडी के अंदर लोकेशन का क्या होती है, ये कहाँ पर उपस्थित होता है। तो पहले आप एक चीज समझ लीजिए, ये जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें लंग्स से ऊपर का जितना भी आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो जितना भी पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी या वक्ष गुहा, जिसे कहते हैं थोरेसिक कैविटी, वक्ष गुहा। तो हमारे लंग्स कहाँ उपस्थित होते हैं? हमारे लंग्स होते हैं थोरेसिक कैविटी में, वक्ष गुहा के अंदर। हार्ट कहाँ उपस्थित होता है? हार्ट आपने देखा है, ये जो कार्डियक नोच होता है, यहाँ कहीं पर हार्ट होता है। तो इसका मतलब हार्ट भी कहाँ होता है? वक्ष गुहा में। हम बात कर रहे हैं स्टमक की, अमाशय की, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो स्टमक है, ये उपस्थित है लंग्स के नीचे, और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है एब्डोमिनल कैविटी। लंग्स के नीचे यहाँ पर डायफ्राम नाम की एक मसल होती है, एक डोम शेप्ड मसल होती है। उस डोम शेप मसल के नीचे का पोर्शन, यहाँ से नीचे का ये जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी या इसे उदर गुहा कहा जाता है। इसी के अंदर उपस्थित होता है हमारा अमाशय। उदर गुहा के अंदर यहाँ पर ये रहा अमाशय। तो इसकी लोकेशन की जब लिखने की बात आएगी तो हम ये कहेंगे, अच्छा, अगर साइड पूछा जाए, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। यहाँ पर मैंने आपसे कहा एक डोम शेप्ड मसल होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं, तो ये बिलो डायफ्राम उपस्थित होता है। बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे उपस्थित होता है। और कौन सी कैविटी में उपस्थित होता है? तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये उपस्थित होता है। अब अगर हम बात करें अमाशय के आकार की, इसका शेप कैसा होता है, तो रफली ये जे शेप्ड आकार का होता है। जे शेप्ड इसकी आकृति होती है, जे शेप्ड ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब पेशीय अंग है ये, मस्कुलर पेशीय अंग होता है ये। अगर हम बात करें, जैसे हम जब भी हार्ट की बात करते थे तो हमेशा हम एक वर्ड यूज करते थे, कार्डियो, कार्डियक अरेस्ट। अगर डॉक्टर है तो कार्डियोलॉजिस्ट। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें स्टमक की, तो स्टमक के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो होती है गैस्ट्रो। अगर हमें स्टमक के बारे में बात करनी है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं गैस्ट्रो। इसी तरीके से अगर रिमूवल ऑफ स्टमक की बात करें तो गैस्ट्रो को यूज करते हुए हम लिखते हैं गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्टमक, यानी कि ह्यूमन बॉडी से स्टमक को निकाल देना। इस प्रोसीजर को, इस सर्जरी को क्या कहा जाता है? गैस्ट्रेक्टमी। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, गैस्ट्रेक्टमी के बाद में क्या ह्यूमन जिंदा रह सकता है, और अगर जिंदा रह सकता है तो फिर अमाशय का काम वहां पर कौन संभालता है उस कंडीशन में। आगे देखते हैं हम, ये जो स्टमक है हमारा, जे शेप्ड स्टमक जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस स्टमक के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ये किन चीजों से, किन पार्ट्स से मिलकर बना होता है। तो इसके अंदर हमें कितने पार्ट्स दिखाई देते हैं? इसके जो भाग होते हैं, 4 भाग दिखाई देते हैं। पहली चीज, ये जो इसका पार्ट जहां से स्टार्ट हुआ है, जिसका पोर्शन स्टार्ट हुआ है अमाशय का, ये भाग, इसका आ कहाँ से रहा है? ईसोफेगस से, ग्रास नली से। ग्रास नली आकर के यहाँ खुलती है, जो भी हमारा भोजन आता है, जैसे आपने इस डायग्राम में देखा, ये नोज है जहां से एयर एंटर करेगी, और ये माउथ है जहां से फूड एंटर करेगा। भोजन इस नली के अंदर जाएगा। ये हमारा ट्रेकिया आ गया, यहाँ तक तो दोनों सेम ही होता है, एयर पाइप और फूड पाइप इकट्ठा होता है फेरिंग्स तक, उसके बाद में लैरिंग्स से ये अलग हो जाता है। तो ये तो हमारा ट्रेकिया आ गया, मतलब यहाँ से तो एयर एंटर करेगी। इसी के पीछे होती है हमारी फूड पाइप, मतलब जिसके अंदर भोजन जाता है। तो वो जो भोजन जिस नली के अंदर आता है, वो नली आकर किसमें खुलती है? अमाशय के अंदर आकर खुलती है। यहाँ पर कहीं ग्रास नली आकर ओपन होती है, जो भी वो खाना लेकर आ रही है ग्रास नली, वो यहाँ स्टमक में छोड़ देगी। अब स्टमक से भोजन, स्टमक के पार्ट में, जिस पार्ट में सबसे पहले भोजन एंटर करता है, वो कौन सा पार्ट होता है? कार्डियक। कार्डियक पहला इसका भाग होता है। जो लिखने का सीक्वेंस है वो अलग है, और जो एक्चुअल में आपको अमाशय के अंदर मिलेगा वो सीक्वेंस अलग है, तो आप एक बार देख लीजिए।
भोजन जैसे ही अंदर एंटर हुआ तो भोजन यहाँ आता है। इस पार्ट को हम कहते हैं कार्डियक। ये पार्ट क्या कहलाता है इसका? कार्डियक। ये जो ऊपर का हिस्सा आपको इतना दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है फंडस। दैट मीन्स कि पहले यहाँ पर फंडस पार्ट आता है, फिर कार्डियक पार्ट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कार्डियक हिस्सा होता है। इतना जो ज्यादा बड़ा आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये होती है स्टमक की मेन बॉडी, मेन पार्ट इसका होता है। और जो बचा हुआ इतना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये इसका हिस्सा कहलाता है पाइलोरस। टोटल स्टमक के अंदर हमें 4 भाग दिखाई देते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। चारों के हिंदी इंग्लिश दोनों नाम लिखे हुए हैं। भोजन सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा? फंडस पार्ट के अंदर। जो बीच वाला पार्ट होता है यहाँ पर भोजन आकर के एंटर करता है। ओके, आगे चलते हैं। अमाशय के भाग, 4 भाग आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है, जो अमाशय है इसमें 2 जगह पर लॉक होते हैं। लॉक को हम यहाँ पर कह रहे हैं स्फिंक्टर। स्फिंक्टर कहा जाता है। ये स्फिंक्टर्स का क्या काम होता है वो जानिए। स्फिंक्टर्स होते हैं यहाँ पर, एक यहाँ स्फिंक्टर मिलेगा, एक यहाँ स्फिंक्टर मिलेगा। स्फिंक्टर का मतलब है बेसिकली लॉक। जैसे ही फूड ईसोफेगस से आना शुरू होगा ये स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा और फूड सारा कहाँ एंटर कर जाएगा? अमाशय में। जैसे जैसे हम खाना खाते जाएं अमाशय से होता हुआ हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि इसके आगे अब छोटी आंत शुरू हो जाएगी तो छोटी आंत में डायरेक्टली खाना नहीं जाना चाहिए। इसीलिए कुछ समय तक के लिए जो स्टमक में स्टोर करके रखना है तो स्टोर करके कैसे रहेगा? जब ये वाला लॉक क्लोज रहेगा, यानी कि ये स्फिंक्टर जब क्लोज रहेगा तब हमारा सारा खाना कहाँ पर रहेगा? स्टमक के अंदर। तो इन दोनों जो लॉक है, 2 स्फिंक्टर्स है, इनके नाम है, वो दोनों स्फिंक्टर के नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे इस वाले स्फिंक्टर को हम कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। दूसरा जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पाइलोरस के सबसे पास में है तो पाइलोरस स्फिंक्टर इसको कहते हैं, पाइलोरस स्फिंक्टर। और इसको कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो मतलब स्टमक हो गया, इसोफेजियल मतलब यहाँ से जो इसोफेगस आ रही, दोनों के कॉमन जगह पर ये प्रेजेंट है, इसलिए इसे कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, या फिर सिंपली इसे गैस्ट्रिक स्फिंक्टर भी कह दिया जाता है। तो हमने 2 स्फिंक्टर देख लिए, स्टमक के पार्ट्स देख लिए हैं। अब हम आगे चले और देखें सेल कुछ पाई जाती है जो कि स्टमक के अंदर होती है, जिनका मेन काम होता है चीजों को सिक्रेट करना। इसके अंदर पहली सेल हमें मिलती है म्यूकस सिक्रेटिंग सेल। नाम से समझ में आ रहा है ऐसी सेल्स जो क्या सिक्रेट करेगी? म्यूकस सिक्रेट करेगी। इस म्यूकस का क्या काम है बस अगले 1 मिनट में हम जान जाएंगे। दूसरी सेल हमारे पास है पेप्टिक सेल्स। इन सेल्स का काम होता है एंजाइम सिक्रेट करना। और तीसरी हमारे पास होती है पेराइटल सेल्स, जिसका काम होता है HCl को सिक्रेट करना। HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो म्यूकस सिक्रेट हुआ है इसका काम होता है इसी HCl से प्रिवेंट करके रखना हमारे स्टमक को। हमारे स्टमक के अंदर जब ये HCl सिक्रेट होगा ये हाईली एसिडिक होता है, 1.2 इसका pH होता है, हाईली एसिडिक होता है। ये हमारे स्टमक के अंदर अल्सर्स पैदा कर सकता है, हमारे स्टमक को जला सकता है। तो उसको बचा के रखना है, उसको बचा के रखने के लिए कौन काम करती है? म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स। यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होती है जो सिक्रेट करती है म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है? अंदर से पूरा हमारे अमाशय को बचा कर रखता है। किससे बचा कर रखता है? इस HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। दूसरी सेल्स हमारे पास में है पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक कोशिका जो क्या रिलीज कर रही है? एंजाइम रिलीज कर रही है। इन एंजाइम्स का क्या काम होता है? अच्छा, एंजाइम कौन से 2 है यहाँ पर वो याद रखना है। एक होता है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन एक एंजाइम है। दूसरा है पेप्सिनोजन, दूसरा एंजाइम है यहाँ पर पेप्सिनोजन। ये दोनों ही इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। स्टमक ने जो एंजाइम रिलीज किए हैं दोनों इनएक्टिव होते हैं, ये अभी किसी काम के नहीं है। जो HCl यहाँ से सिक्रीट हुआ है ये HCl इनको एक्टिवेट करता है
और ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोरेनिन कन्वर्ट हो जाता है रेनिन में और पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। इन दोनों एंजाइम्स का काम क्या होता है? दोनों एंजाइम का काम होता है डाइजेशन करना, जो खाना हमने खाया है उस फूड का डाइजेशन करना। ये जो रेनिन है ये नॉर्मली इन्फेंट्स में होता है, बच्चों में हमें मिलता है। बच्चों के अंदर ये मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन, ये उसको डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को डाइजेशन, ये बड़ों में होता है, प्रोटीन को डाइजेशन करने का काम करता है। प्रोरेनिन को HCl एक्टिवेट करके रेनिन में कन्वर्ट करेगा, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा HCl किस में? पेप्सिन में। ये दोनों एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन तो समझ में आ ही गया, ये एक्टिवेट कर रहा है। पेप्सिनोजन एक्टिवेट ही तभी हो पाएगा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा, अगर ये रिलीज नहीं होगा तो ये एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो ये हमने 3 टाइप की सेल्स देखी है, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स, पेप्टिक सेल्स और पेराइटल सेल्स। ये तीनों कोशिकाएं होती है। अच्छा, ये जो रेनिन है ये क्या कर रहा है? डाइजेशन में, मिल्क के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। लेकिन जब क्या होता है, आपने देखा होगा जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे ही वो मिल्क पीते हैं उसके बाद में, थोड़े टाइम के बाद में वो उल्टी कर देते हैं, वॉमिट कर देते हैं और उनका जो मिल्क होता है वो बाहर आ जाता है। कर्डलिंग हो जाती है, मिल्क थोड़ा सा कर्ड के जैसा आपको लगता है और वो बाहर आ जाता है। वो इसी स्फिंक्टर के कारण। ये जो स्फिंक्टर आपको दिख रहा है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, ये छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में वेल डेवलप्ड नहीं होता, इसलिए जो उनका खाना होता है ना, मतलब बेसिकली वो मिल्क पीते हैं तो उनका जो मिल्क है वो यहाँ से बाहर आ जाता है। किस कारण से आ जाता है? क्योंकि उनका ये जो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर होता है ये प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हुआ रहता है, इस कारण से वापस आ जाता है। कई बार क्या होता है ह्यूमंस के अंदर भी, मतलब जो बड़े हो चुके हैं, जो बड़े कई बार क्या होता है बड़ों के अंदर भी फूड बाहर आ जाता है। मतलब जब आपने बर्पिंग करने की कोशिश की तो उस टाइम क्या होता है, कई बार स्टमक से फूड बाहर आ जाता है, मतलब इसोफेगस में आ जाता है, तो कहते हैं रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन का मतलब भी होता है कि हमने, ये इनवॉल्यूंटरी एक्शन होता है, मतलब ऑटोमेटिकली हमारे स्टमक से जो कुछ पार्ट है फूड का वो कहाँ आ गया, इसोफेगस से होते हुए हमारे माउथ में वापस आने की कोशिश कर रहा है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीगर्जिटेशन। इन्फेंट्स में ये नॉर्मली होता है, उनका जो मिल्क होता है वो बाहर आ जाता है। किस कारण से? क्योंकि ये स्फिंक्टर अच्छे से डेवलप्ड उनमें नहीं होता है। सेल्स देख ली हमने स्टमक की, अब हम देखें स्टमक के फंक्शंस क्या होते हैं। पहली चीज तो हमने देख ली कि ये स्टोर करता है, जो भी फूड हमने खाया है उसका स्टोरेज करता है, ठीक है, स्टोर करने का काम करता है। दूसरा ये HCl सिक्रीट करता है। HCl क्या करता है? एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट यानी कि सक्रिय करता है, एंजाइम्स को सक्रिय करेगा। एंजाइम्स क्या करेंगे? फूड का डाइजेशन करेंगे, डाइजेशन यानी कि पाचन करेंगे भोजन का। बेसिकली यहाँ पर किसका पाचन होता है? अगर हम हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन यहाँ पर होता है, मिल्क जो शुगर होती है उसका पाचन होता है, मिल्क प्रोटीन केसिन का यहाँ पर डाइजेशन होता है। तो ये हमारे स्टमक के फंक्शंस होते हैं। स्टोर करता है फूड को, HCl सिक्रीट करता है, एंजाइम्स को सक्रिय करता है, डाइजेशन करने में हेल्प करता है। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन स्टमक। अगर कुछ भी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। और अगर ये सारी चीजें समझ में आई हो तो आप बने रह सकते हैं निकिता बायो वर्ल्ड के साथ, और भी अपने बॉडी के ऑर्गन्स को जानने के लिए और भी बायोलॉजी को एक्सप्लोर करने के लिए। थैंक यू सो मच।